Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़ी न्यूज़ के बारे में, जहां पे हमें देखने मिल रहा है तमिलनाडु गवर्नर रिटर्न्स 10 बिल्स, स्टालिन गवर्नमेंट कॉल स्पेशल हाउस सेशन टू अडॉप्ट देम अगेन। तमिलनाडु गवर्नमेंट, जो कि डीएमके की गवर्नमेंट है, द्रविड़ मुनेत्र कजगम, उन्होंने जो 10 बिल्स पास किए थे 2020 में ही पास किए थे, उसको बहुत लंबे टाइम तक गवर्नर ने रिजर्व करके रखा था। और वो जब गवर्नर ने अभी रिटर्न किया फॉर रिकंसिडरेशन, तो स्टालिन गवर्नमेंट या डीएमके गवर्नमेंट ने स्पेशल हाउस सेशन बुला करके उनको वापस से रीअडॉप्ट कर लिया। साथ ही साथ तमिलनाडु सीएम स्टालिन ने गवर्नर के ऊपर बहुत ही संगीन इल्जाम लगाए हैं। He said that this governor's act is illegal, anti-people and against sovereignty of the assembly. उन्होंने कहा that गवर्नर का जो रोल होना चाहिए वो ब्रिज बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंटर होना चाहिए। He accuses the governor of adopting a confrontational approach with the government which was against the constitution. वो बोलते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट, ये टीएन रवि हैं गवर्नमेंट, और ये स्टालिन, एमके स्टालिन डीएमके और तमिलनाडु के सीएम, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो अडॉप्ट करते हैं अप्रोच, वो एक कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच होता है और जिसकी वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो देखते हैं हम इसमें आगे क्या बात कर सकते हैं, कैसे बिल्स पास होती हैं और रिकंसिडरेशन, रिटर्न ऑफ द बिल्स क्या क्या होते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो प्रयागराज में खुल रहे हैं, जहाँ पे कि फाउंडेशन बैच 2025-26 के लिए प्रिपरेशन चालू होगी और वो बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट होंगे। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेंगे और आप 30 नवंबर के पहले एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा हमारे यूट्यूब वीडियो लिंक में, जहाँ पे कि आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं और अपने रिस्पांस ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे कि आपको नोट्स और वीडियोस की जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BR10, जिससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, न्यूज़ में हो गया ये कि वेडनेसडे नाइट, यानी कि लास्ट फ्राइडे, the governor returned the 10 legislation that were cleared by the assembly and were pending before him since 2020। 2020 से ये पेंडिंग थे और गवर्नर ने उनको रिजर्व करके रखा हुआ था। नॉट रिजर्व, उसको विथहोल्ड करके रखा हुआ है। रिजर्व इज अ डिफरेंट वर्ड, विथहोल्ड इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो 2020 से उसको विथहोल्ड करके रखा था। द ऑफिशियल सेड ही हाउएवर डिड नॉट साइट एनी रीजंस बिहाइंड रिजेक्टिंग द बिल्स, बिसाइड्स ही इज येट टू एक्ट ऑन द रिमेनिंग 2 बिल्स द ऑफिशियल्स एडेड। 12 बिल्स पास करी गई थी, जिसमें से कि 10 बिल्स को उन्होंने विथहोल्ड करके रखा हुआ था और वापस से अभी रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। बट 2 बिल्स अभी भी हैं जो उनके पास पेंडिंग पड़ी हुई हैं। द राजभवन्स मूव केम डेज आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट रेज सीरियस कंसर्न एंड सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन पिटीशन फाइल्ड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन दीज 12 बिल्स। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जब इन्होंने विथहोल्ड करके रखना चालू कर दिया तो उसको तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ एक पिटीशन फाइल करी थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ रिस्पांस आया, जिसके बाद गवर्नर ने ये बिल्स को वापस कराया रिकंसिडरेशन के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी और भी फाइल्स है जिनको विथहोल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर हम एक बेसिक सा ओवरव्यू लें कि बिल्स पास कैसे होती हैं, देखो, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, दोनों में बिल्स पास होने का सेम प्रोसेस होता है। बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थोड़ा सा डिफर कर जाती हैं, बिकॉज ऑर्डिनरी बिल्स में राज्यसभा का कुछ रोल आता है, बट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं आता है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डिनरी बिल्स की। यहाँ पे ये बात ऑर्डिनरी बिल्स की चल रही है। 3 टाइप की बिल्स होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी बिल, एक होती है मनी बिल, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 2 बिल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिल्स। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल्स का इंट्रोडक्शन होता है किसी भी एक हाउस में, जनरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ही होता है। उसके बाद उनका गजेट, यानी कि इंडियन गजेट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का, उसके में पब्लिकेशन होता है। देन दे डू द फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग के बाद उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता है। एक ऐसी कमेटी, सेलेक्ट कमेटी वो टाइप की कमेटी होती है जो किसी खास बिल को पढ़ने के लिए कुछ खास लोगों को बिठाया जाता है ताकि वो स्क्रूटिनाइज कर पाए उस बिल को। देन कम्स द सेकेंड रीडिंग एंड द थर्ड रीडिंग। ये प्रोसेस सिर्फ एक हाउस की बता रहा हूँ, ये एक हाउस में प्रोसेस हो रही है अभी। उसके बाद जब ये थर्ड रीडिंग हो जाती है तो बिल को पास करके अदर हाउस में भेज दिया जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल को पास करके अदर हाउस में भेज दिया जाता है। ऑर्डिनरी बिल्स जनरली सिंपल मेजोरिटी से पास करी जाती है। सिंपल मेजोरिटी इज हाफ ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर आपके पास प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं उनके वोटिंग मेंबर्स में से अगर हाफ से ज़्यादा आपको नंबर मिल जाता है, दैट इज सिंपल मेजोरिटी।
फिर बिल को दूसरे हाउस में भेजा जाता है। यहाँ पे पार्लियामेंट की अगर बात होती है तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है अगर बिल दूसरे हाउस में भी पास हो गया तो। और यहीं अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे ये गवर्नर के पास असेंट के लिए भेजा जाता है। एंड आफ्टर द असेंट द बिल बिकम्स लॉ और द एक्ट। तो प्रेसिडेंट के और गवर्नर के असेंट के बाद ही कोई बिल लॉ बन सकता है। तो ये एक ओवरव्यू प्रोसेस हो गया। अब अगर बात करें कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मैंने जैसे बताया कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बिल पास होने का क्या प्रोसेस होता है, तो ये एक पूरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ही उठा के डाल दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है दैट इफ अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो हर एक स्टेट के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी किसी स्टेट के पास ही होता है। तो यहां पे if a bill has been passed by the legislative assembly of state having legislative council and transmitted to the legislative council। देखो राज्यसभा की बातें डिफरेंट होती हैं। राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा कैन विथहोल्ड और रिजेक्ट और अमेंड और मतलब ऐसा होता है उनके पास। और अगर 3 महीने तक वो लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं उस बिल पे तो वो डेडलॉक में चला जाता है ऑर्डिनरी बिल। बट यहाँ पे डेडलॉक नहीं होता है। इफ द बिल इज रिजेक्टेड और मोर देन 3 months elapsed फ्रॉम द डेट विच 3 month तक के लिए उसको विथहोल्ड कर दिया या फिर किसी अमेंडमेंट के साथ पास कर दिया तो वापस से वो बिल पहले हाउस में चला जाता है। और फिर पहले हाउस वापस से अगर उस बिल को भेजता है दूसरे हाउस के पास तो फिर से अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है काउंसिल द्वारा या 1 महीने तक उसको रोक के रखते हैं या फिर अमेंडमेंट के साथ पास कर देते हैं तो यहाँ पे डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं होती है। यहाँ पे ये हो जाता है दैट उस बिल को डीम्ड टू बी पास्ड मान लिया जाता है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इफ राज्यसभा इज द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉट द सेकेंड हाउस, दे आर सेकेंडरी हाउस। उनकी उतनी कोई रोल नहीं आती किसी भी बिल को पास करने में। तो ऑर्डिनरी बिल को पास करने में यहाँ पे मैंने आपको बताया दैट यहाँ पे बोला जाता है शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर और फिर इसको गवर्नर के पास भेज दिया जाता है। सो गवर्नर, इफ वी सी आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द अपॉइंटमेंट ऑफ सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट्स। ये आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। नाउ असेंट ऑफ द बिल्स की बात करें कि गवर्नर के पास जब बिल जाता है तो गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो गवर्नर के पास ऐसे ऑप्शन है व्हेन अ बिल हैज बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग ए लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो दोनों हाउसेज से पास होकर चला जाता है या फिर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां से पास होकर चला जाता है। देन गवर्नर शैल डिक्लेयर यहां पे ये शैल को ध्यान रखिएगा, शैल आ गया, शैल डिक्लेयर आइदर दैट ही असेंट्स टू द बिल। अगर उसने असेंट कर दिया, गवर्नर ने असेंट कर दिया तो फिर तो वो बिल पास हो ही जाएगा और लॉ बन ही जाएगा। और दैट ही विथहोल्ड्स असेंट, विथहोल्ड कर ले असेंट को। तो यहां पे हमने जो केस देखा वो विथहोल्डिंग का था। और दैट ही रिजर्व्स द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये एक अलग ही मैटर हो जाता है जहां पे कि कुछ रीजंस दिए हुए हैं, इन रीजंस में अगर गवर्नर को लगता है कि ये रीजन सेटिस्फाई हो रही हैं तो द गवर्नर कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। और फिर गवर्नर बीच से हट जाता है और वहां पे फिर एक बार रिजर्व करने के बाद प्रेसिडेंट इफ गिव्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन तो वो बिल डायरेक्ट गवर्नर के थ्रू ना होते हुए डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चला जाए। तो रिजर्विंग का बात ही अलग है। यहाँ पे विथहोल्डिंग का केस था दैट गवर्नर ने उसको विथहोल्ड करके रखा था। प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम ऑफ द बिल फॉर असेंट रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल टुगेदर विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट हाउस और हाउसेज विल रिकंसिडर द बिल। देखो यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला एज सुन एज पॉसिबल और दूसरा इफ इट इज नॉट अ मनी बिल। मनी बिल आप विथहोल्ड नहीं कर सकते, आप रिटर्न नहीं कर सकते, मनी बिल को असेंट देना ही पड़ता है। मनी बिल ऑल्दो कैन बी रिजर्व्ड बट यहां पे आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते और विथहोल्ड नहीं कर सकते। एंड दूसरा यहां पे ये जो कीवर्ड है दैट इज एज सून एज पॉसिबल। नाउ विल रिकंसिडर बिल ऑन एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरऑफ इन पर्टिकुलर। यहां पे ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा है। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा बहुत ही लेंदी है। अगर आप सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। पहला तो या तो असेंट दे दे, दूसरा या विथहोल्ड कर दे और तीसरा कि वो रिकंसिडरेशन के लिए उसको वापस भेज दे। तो यहां पे 3 साल से गवर्नर ने उसको विथहोल्ड करके रखा था। अब ये एज सुन एज पॉसिबल में क्यों बोल रहा था, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल इज नॉट अ डेडलाइन। यहां पे ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर नहीं लिखी हुई है कि कितना सुन एज पॉसिबल, कितनी जल्दी आप भेज सकते हैं। तो यहां पे ये चीज मेंशन नहीं है, जिसकी वजह से ये बिल 3 साल तक तमिलनाडु गवर्नर ने विथहोल्ड करके रखी थी।
तो अब इसके आगे बात करते हैं कि कैन अ गवर्नर इन प्रैक्टिस एक्चुअली सिट अ बिल ऑन अ बिल फॉर एवर, क्या वो हमेशा के लिए बैठ सकता है? तो an indefinite time in deciding the bills can in effect amount to paralyzing the elected government. As we know, governor is not elected, it is appointed by the president, but a government is an elected body. गवर्नमेंट लोगों द्वारा इलेक्टेड होती है, उनके पास पीपल्स मैंडेट होता है, पीपल्स पावर होता है। तो एक गवर्नमेंट के द्वारा पास किया हुआ बिल, यानी कि ये पीपल के द्वारा पास किया हुआ बिल है, क्या उस पर इंडेफिनिट अमाउंट तक, टाइम के अमाउंट तक बैठना सही है? At the same time, giving assent to bills is one of the few areas in which governor can exercise his discretion. Assent देना गवर्नर का डिस्क्रिशन होता है। यहाँ पे आप, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी आर्टिकल 164 says that there shall be a council of ministers, a state council of ministers, जो कि एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर को, और गवर्नर को एडवाइस करती है। तो यहाँ पे गवर्नर की एडवाइस की बात नहीं आती, यहाँ पे आ जाती है कि गवर्नर अपना डिस्क्रिशन वहाँ पे यूज कर सकता है। बट अगेन दिस डिस्क्रिशन कैन नॉट बी यूज्ड आर्बिट्ररीली। यहाँ पे हमने देखा कि ये एज सुन एज पॉसिबल वो आर्बिट्ररीनेस क्रिएट करता है, तो ये आप आर्बिट्ररीली नहीं कर सकते, और बेस्ड ऑन पर्सनल प्रेफरेंस, बट ओनली इन कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स विद कोजेंट रीजंस। आपके पास रीजंस होनी चाहिए कि आपने क्यों इतने देर तक उसको विथहोल्ड करके रखा है। एडिशनली आर्टिकल 200 यूजेस द वर्ड सैल। मैंने यहाँ पे बोला था कि ये सैल वर्ड को याद रखना है, बिकॉज सैल मतलब हो जाता है कि आपके पास मैंडेटरी है, आप मैंडेटरी या तो उसको असेंड दें या विथहोल्ड करें, और अगर रिटर्न करना है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिटर्न करें, which indicates that the framers of the constitution intended a mandatory tone for the governor on this aspect. Mandatory tone shall, mandatory tone represent करता है। अगर may भी लिखा हुआ है तो वो mandatory नहीं है। The Supreme Court in its landmark 2016 ruling the Arunachal Pradesh Assembly case discussed this aspect briefly. उन्होंने ये बताया था कि पीपल मैंडेट को आप फ्रैक्चर नहीं कर सकते, पीपल मैंडेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप गवर्नर को डिस्क्रिशन भले है, एज सुन एज पॉसिबल लिखा हुआ है, बट आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बिल को विथहोल्डिंग से हटा के वापस भेजना है, अगर भेजना है तो, या फिर उसको असेंट दीजिए। अगर आप, हम मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वी कैन नॉट सेट अ डेडलाइन, बट वी शुड ऑल्सो लुक इन टू द फैक्ट कि कोई रीजन होना चाहिए आपको विथहोल्ड करने का, आप बिना रीजन के उसको विथहोल्ड नहीं कर सकते। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि 361 आर्टिकल 361 सेज दैट गवर्नर हैज कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम कोर्ट प्रोसीडिंग्स फ्रॉम एनी एक्ट डन इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स। ये आप ऐसा समझ लो कि आर्टिकल 14 का एक एक्सेप्शन माना जाता है। दिस प्रोविजन पोजेज ए यूनिक सिचुएशन व्हेन अ गवर्नमेंट में नीड टू चैलेंज ए गवर्नर्स एक्शन ऑफ विथहोल्डिंग असेंट टू बिल। आर्टिकल 361 बीच में आ जाता है अगर गवर्नमेंट या फिर कोई भी पर्सन या फिर कोई भी एंटिटी गवर्नर के इस एक्शन को चैलेंज करने की कोशिश करती है कोर्ट में। Hence, the governor, while declaring that she or he withholds assent to a bill, will have to disclose a reason for such refusal. Being a high constitutional authority, she or he cannot act in the arbitrary manner. But सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको रीजन देने चाहिए, आर्बिट्ररी मैनर में आप काम नहीं कर सकते। और अगर रिफ्यूजल के ग्राउंड्स मेलाफाइडी निकले या फिर कुछ भी ऐसे ही बकवास निकले, तो या अल्ट्रा वायस यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट निकले, तो गवर्नर्स एक्शन ऑफ रिफ्यूजल कुड बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपके रीजन सही नहीं हुए तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। और ये सेटल हुआ था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स में। उसके बाद अगर हम बात करें अभी हाल फिलहाल में, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दी थी थोड़े दिन पहले, नवंबर 6 को, और साथ में तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए भी आया, that the top court said that governor must remember that they are not the elected representatives of states and have limited power over legislative actions. आप elected नहीं हैं, आपके पास रिप्रेजेंटेशन की लिमिटेड पावर है, आप अपॉइंटेड हैं, आप मतलब ऑल्दो एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी द्वारा, प्रेसिडेंट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी, उसके द्वारा भी आप अपॉइंटेड हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप लेजिस्लेशन के एक्शंस में बहुत ज़्यादा हद तक दखल डालें। It also said that governor should not compel the state governments to pursue legal recourses each and every time the latter exercise their legislative powers. एक तरह से हमने देखा कि कैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट में सीएम स्टालिन ने ये वापस से बिल्स को पास कर दिया। जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई तो गवर्नर ने उसको वापस से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, बट उन 10 बिल्स को स्टालिन गवर्नमेंट ने रीअडॉप्ट कर लिया, रीपास कर दिया। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है गवर्नर और गवर्नमेंट की, ये एवर गोइंग कन्फ्लिक्ट है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सारी रूलिंग्स आई हुई, जैसा हमने देखा सुप्रीम कोर्ट और खुद के गवर्नर का भी एक रैशनल काम करना चाहिए यहाँ पे। तो हमने आज ये सारी चीज़ें देखी और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा
कि हमारे प्रयागराज में ऑफलाइन सेंटर्स खुल रहे हैं। आप अपनी जीएस फाउंडेशन बैच की तैयारी चालू कर सकते हैं। अर्ली बर्ड्स को यानी कि पहले 100 स्टूडेंट को 40% डिस्काउंट मिलेगा। 30 नवंबर के पहले आप इनरोल कर सकते हैं और इस कॉन्टैक्ट पे आप जानकारी अधिक ले सकते हैं। आप गूगल फॉर्म भरेंगे और वहाँ पे आप अपनी इंक्वायरीज कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप वो नोट्स और वीडियोस की जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप BR10 कोड का यूज़ करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट ले सकते हैं। तब तक मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.